नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी एमपीपीएससी के लिए डे वाइज मॉड्यूल चलाया जा रहा है उसमें रिवीजन सीरीज है ये आपकी, और इसमें हम आज पॉलिटी वाला सेगमेंट देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को देखेंगे हम लोग। और जब भी संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग दो चीजों की चर्चा करते हैं। एक तो कार्यपालिका की, जैसे सेंटर में करते हैं हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ, उसी तरीके से जो आपका विधायिका है उसमें हम जैसे वहां पर देखते हैं आर्टिकल 74, 75 में, उसी तरीके से राज्य में देखते हैं हम लोग जिस तरीके से यहां की विधायिका कार्य करती है मंत्रिपरिषद प्लस सीएम के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो फैक्ट्स लिखे गए हैं कि जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, वो यहां के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, मतलब संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, संविधान में उनका उल्लेख है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख है ये आपके। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि ये विभिन्न जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्यों में, उनके भी पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो है जो सचिवीय सहायता इनको प्रदान की जाती है, उसके लिए पूरी की पूरी जो है यहां पर मैकेनिज्म बनाया जाता है, मशीनरी बनाई जाती है जो उनको उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हेल्प करती है। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जैसे आप देखते होंगे कि आर्टिकल्स देखते होंगे संविधान में, तो राज्यपाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी अभी एमपीपीएससी ने जो आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसमें अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आर्टिकल 153 की बात करेंगे हम लोग संविधान में, तो वहां पर यह उल्लेख है कि भैया हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। और ये कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट 6 है। ठीक है ना, पार्ट 6 है। ठीक है, अब अगर इसके बाद देखेंगे आप कि ये जो है आपका इसमें इनके जो नियुक्ति की जाती है इनकी, वो किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसका उल्लेख किसमें है, तो ये उल्लेख जो है आपका वो आर्टिकल 155 में है, 155 में है। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए जो लिखा हुआ है यहां पर, देखिए सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई है, आप उसको जो है वहां से एक बार रीडिंग मार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यह बताया गया है आर्टिकल 154 में कि जब नियुक्ति कर दी गई और वो संवैधानिक प्रमुख है राज्य के, तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें विद्यमान होगी, किसमें निहित होगी, तो भैया राज्यपाल में होगी, वो बताया जा रहा है। इसके बाद जब नियुक्ति हो गई, उनकी शक्ति बता दी गई, तो फिर अब क्या बताया जाएगा कि वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, तो इसका उल्लेख 156 में है कि ये जो है आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। इसीलिए हमेशा गवर्नर का जो पोस्ट होता है वो हमेशा करंट अफेयर्स में आप लोग देखते हैं कि सरकारें बदल जाती हैं तो राज्यपाल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी है। ठीक है, कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है इनके बारे में जो आर्टिकल है कि इनके लिए कभी कभी स्टेट पीसीएस से पूछ लेते हैं कि इनके पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो किसमें चर्चा की गई है, तो 157 में। नेक्स्ट आर्टिकल जो 158 है उसमें इनके द्वारा जो भी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं उनका उल्लेख है। राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख आर्टिकल 159 में है। ठीक है, अब यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इनको शपथ दिलाता कौन है। ठीक है, तो देखिए जो शपथ ये लेते हैं वो जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके समक्ष ये शपथ लेते हैं। और किस चीज की शपथ लेते हैं, तो संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा। ठीक है ना, अब परिरक्षण है ये आपका, ठीक है ना, संरक्षण, परिरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। अब इनकी जो अर्हताओं की बात है, मैंने हमेशा अपनी पॉलिटी पापा वीडियो की सीरीज में भी बताया कि जितने बड़े पोस्ट है इंडिया में उतनी कम एलिजिबिलिटी है वहां पर, और जितनी छोटी पोस्ट है, जैसे आप छोटे से छोटे एग्जाम देने वालों को देखे होंगे या आप देते होंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उस कंटेक्स्ट में मत लीजिएगा। मतलब हायरार्की में अगर हम देखें
तो जो निचले स्तर के जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है, अगर उनको देखेंगे तो टाइपिंग भी चाहिए, दौड़ भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन अगर राज्यपाल बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, तो भैया भारत का नागरिक होना आवश्यक है और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुका हो राज्यपाल के लिए, और वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, और राज्यपाल संसद, विधानसभा, विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो जब वो पद ले लेते हैं तो जो सदस्यता होती है वो छोड़ भी देते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आपके पुराने नेता होते हैं उनको राज्यपाल बना दिया जाता है ना। तो अब यहां पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एमपी के स्पेसिफिक तथ्य, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन थे, तो जो पट्टाभी सीतारमैया थे वो थे। इनका कार्यकाल 52 से 57 के बीच रहा है। ठीक है, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस तरीके के फैक्ट्स रखे गए हैं। इन्होंने 1919 में एक अंग्रेजी भाषा में जो आपका वीकली, साप्ताहिक एक प्रकाशन प्रारंभ किया था जिसका नाम जन्मभूमि था। इसके बाद 1936 में भारतीय जो अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद था उसके अध्यक्ष के रूप में ये निर्वाचित हुए थे और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एमपी की जो आपकी प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं वो श्रीमती सरला ग्रेवाल रही हैं। इसके बाद जो दूसरी महिला राज्यपाल रही हैं वो आनंदीबेन पटेल थी। ठीक है, इसके बाद ये कुछ जानकारियां यहां पर दे रहे हैं सरला ग्रेवाल जी के बारे में कि ये जो है सचिव भी बनी थी और ये प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भी बनी थी, है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि वर्तमान में कौन है राज्यपाल, तो मंगूभाई पटेल हैं और ये आपके एमपी के राज्यपाल भी हैं और ये गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, ये याद रखिएगा। अब एमपी में अगर बात किया जाए कि जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं वो कितने रहे हैं, तो 5 जो है यहां पर कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। उनके नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले एक नाम याद रखिएगा, जस्टिस पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित। ठीक है, ये जो है आपके 1966 में ही रहे थे। 3 फरवरी 1966 से लेकर 9 फरवरी जो है आपका 1966 के बीच में। इसके बाद दूसरा नाम जो आएगा कार्यवाहक में वो जस्टिस जी पी सिन्हा, है ना, सिन्ह भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, ये सिन्हा ही है। ठीक है, ये भी कार्यवाहक थे 1981 में। इसके बाद जो है आपके फिर से यही बनते हैं एक बार और 1983 में कार्यवाहक जीपी सिन्हा। उसके बाद फिर जस्टिस एनडी ओझा ये भी रहे हैं आपके कार्यवाहक जो हैं आपके राज्यपाल रहे हैं एमपी के, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 के बीच में। इसके बाद जो सबसे न्यूएस्ट कार्यवाहक राज्यपाल की चर्चा करें तो 2004 में बने थे ये, और इनका नाम था श्री कृष्ण मोहन सेठ। श्री कृष्ण मोहन सेठ, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपके पीवी दीक्षित थे ये आपके प्रथम रहे हैं, तो हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद जो राष्ट्रपति शासन के समय जो आपके राज्यपाल रहे हैं तो सत्यनारायण सिन्हा जी का नाम आप याद रख सकते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मतलब यहाँ के राज्यपाल भी रहे हैं तो वो राम नरेश यादव थे। इसी तरीके से कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एमपी के राज्यपाल भी बने, वो आपके क्यासंबली चेंकल राया रेड्डी थे। ठीक है, इसके बाद जो राज्य के राज्यपाल थे आपके डॉक्टर बलराम झाखड़, वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे श्री राम प्रकाश गुप्त, इनकी मृत्यु जो है इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। इसके बाद राज्यपाल के रूप में जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है वो हरि विनायक पाटस्कर का था। सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पीवी दीक्षित का था। इसके बाद एमपी के जो पहले मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले प्रथम जो राज्यपाल थे वो कुंवर महमूद अली खान थे, है ना, और ये एमपी के 10th नंबर के राज्यपाल थे और उन्होंने 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक जो है इस पद पर कार्य किया है। अब जो पूर्व राज्यपाल हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है, उनको एक बार आप देख जाइएगा सरसरी निगाह से। ठीक है, श्री भगवत दयाल शर्मा पर क्वेश्चन बना चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर कवर किया है। यहां पर कुछ फैक्ट्स और याद रखिएगा, जैसे हम पीवी दीक्षित जी की बात कर रहे थे तो वो आपके पीवी दीक्षित जो थे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो बने ही, उसके अलावा वो लोकायुक्त भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो भाई महावीर थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका, भाई महावीर थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भोपाल गैस कांड जब हुआ था उस समय कौन थे राज्यपाल, तो केएम चांडी थे। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सेवा देने वाले जो राज्यपाल हैं उनमें सबसे
कम समय तक सेवा किसने दिया था, तो ये आपके पट्टाभी सीतारमैया थे, है ना, जो आपके बीपी सीतारमैया ही बोलते हैं उनको। तो वो आपके कितने दिन था उनका, तो 7 मंथ और 12 दिन तक उनका कार्यकाल था। और सबसे लंबा उसी में जो है आपका पाटस्कर जी का था, जो हमने चर्चा कर ली है। भारत के बाहर जन्मे जो राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है डॉक्टर भाई महावीर ही है, और इनका जन्म जो हुआ था लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद यह भी याद रखिएगा कि ओपी कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी कार्यवाहक राज्यपाल रही हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो हम चर्चा कर रहे थे राज्यपालों की मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो सबसे पहला जब फर्स्ट नंबर का जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, राष्ट्रपति शासन, तो उस समय जो थे आपके राज्यपाल वो सत्यनारायण सिन्हा थे। इनकी चर्चा हमने कर लिया था। ठीक, इसके बाद जब सेकेंड टाइम लगता है, द्वितीय बार जब लगता है राष्ट्रपति शासन, तब उस समय एमपी में जो राज्यपाल थे उनका नाम था सीएम पुनाचा। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तब कौन थे राज्यपाल, तो वो आपके महमूद अली खान थे। ठीक है, अब ऐसे राज्यपाल जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो केसी रेड्डी का हमने चर्चा कर लिया है, मैसूर कर्नाटक से रिलेटेड थे। सीएम पुनाचा जो थे वो कुर्म के थे। और उसके अलावा भगवत दयाल शर्मा जो थे, ये क्वेश्चन बनाया है एमपीपीएससी ने, तो हरियाणा के रह चुके हैं ये आपके सीएम, उसके बाद यहां राज्यपाल बने थे। श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के थे मुख्यमंत्री, फिर यहां राज्यपाल बने। उसके अलावा श्री राम नरेश यादव की चर्चा हमने कर लिया है। आनंदीबेन पटेल भी जो थी वो गुजरात से थी आपकी मंत्री, है ना। उसके बाद जो राज्यपाल लोकायुक्त भी रहे हैं और राज्यपाल बने, तो पीवी दीक्षित की चर्चा कर लिया हमने। उसके अलावा एक नाम याद रखिएगा, जीपी सिंह की। ठीक है, उसके अलावा ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं, तो आपके निरंजन नाथ वांचू जो हैं आपके, वांचू से याद रखिएगा, पूरा नाम भी रख देता है ये एमपीपीसीएस, तो ये केरला के रहे हैं राज्यपाल। सीएम पुनाचा उड़ीसा के रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा जो हैं, जो हरियाणा के सीएम भी थे, वो उड़ीसा के राज्यपाल भी थे। केएम चांडी जो है गुजरात के भी थे आपके राज्यपाल। ठीक है, मोहम्मद शफी कुरैशी जो थे वो आपके बिहार और वेस्ट बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं। कृष्ण मोहन शेठ की बात करें तो त्रिपुरा छत्तीसगढ़ के थे, है ना। और ओपी कोहली जी जो थे वो गुजरात के भी राज्यपाल रहे। लालजी टंडन बिहार के भी राज्यपाल रहे। रामेश्वर ठाकुर जी की बात करें तो वो कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों जगह के राज्यपाल रहे हैं, और फिर एमपी के भी बने हैं। बलराम जाखड़ गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं। ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम सत्यनारायण सिन्हा का याद रखिएगा। उसके अलावा केसी रेड्डी जी का नाम याद रखिएगा। पुनाचा जी का नाम याद रखिएगा, सीएम पुनाचा। उसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया जी की चर्चा हमने कर लिया है। उसके अलावा एच.वी. पाटस्कर भी जो थे वो आपके संविधान सभा के सदस्य थे। इसके बाद हम विधायिका की चर्चा करेंगे, मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे सेंटर में आप देखते हैं, है ना, क्या कि जैसे वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। रियल एग्जीक्यूटिव भी यही है, ठीक है ना, वो तो नाम मात्र की है राष्ट्रपति जी की, ठीक है ना। ये जो है मंत्रिमंडल शासन की, ये समझिए कि जो आपका लोकसभा का एक अभिन्न अभिलाक्षणिकता है जो हमारे संविधान में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें विधायिका में तो क्या क्या आएगा, विधानसभा आ जाएगा। जिन राज्यों में अपर हाउस है विधान परिषद वो भी आ जाएगा, एमपी में नहीं है। इसके बाद हम अगर चर्चा करें यहां पर मध्य प्रदेश की विधायिका की, तो भैया विधायिका का नाम विधायिका क्यों पड़ा, क्योंकि ये विधि बनाने का काम करती है। विधि का मतलब क्या, कानून, ठीक है। तो उसी संस्था को कहा जाता है। अब यहां पर मध्य प्रदेश में विधायिका कैसी है, तो एक सदनीय है। कैसी है, एक सदनीय है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद विधानसभा अस्तित्व में आ गई। तो विधानसभा का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ, तो यह हुआ आपका 17 दिसंबर 1956 को। यह डेट याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद वर्तमान जो विधानसभा है वो आपकी 2018 से 23 की चल रही है। अभी चुनाव भी हो गया है और 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आने वाला। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करें हम तो टोटल 230 सीटें हैं विधानसभा में, और इसमें जो है 47 सीटें जो है आपकी वो एससी के लिए, और जो आपकी 35
जो है आपकी, है ना। देखिए यहां पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एसटी की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो 47 और 35 दो डेटा आपने याद कर लिया, ठीक। अब कम किसके लिए होगा? एससी के लिए, और जो ज्यादा होगा वो एसटी के लिए, है ना। कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में एसटी जनजातियों की जनसंख्या ज्यादा है, तो यहां पर एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है 230 में से वो है आपकी 47, और एससी के लिए जो है वो 35 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम था मिंटो हॉल था, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर कुछ चीजें बताई जा रही है कि आर्टिकल 163 में यह बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सहायता देगी और परामर्श देगी, ठीक है, जैसे वहां पर है 74 में सेंटर के लिए। अब यहां पर 164 में क्या बताया गया है कि भैया जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती तो करता कौन है? तो भैया राज्यपाल करेगा। किस आधार पे करेगा? तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसको जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो हमारे संविधान में अपनाया गया शासन का स्वरूप है उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। इसके बाद यहां पर यह बताया गया कि जो 91st अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो स्टेट में जो राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो 12 से कम नहीं होगी, और जो टोटल सीट्स हैं उसमें 15% से ज्यादा नहीं होगी। जैसे 230 का 15% निकाल लीजिए आप लोग, है ना, तो 230 का 15% कितना हो जाएगा? तो 23, और उसके अलावा आपका 11.5 हो जाएगा, तो 34-35 से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब इसमें यहां पर जो मंत्रियों की अर्हताओं की बात की गई है, चर्चा की गई है, तो 164 में की गई है। अब इसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी मंत्री बिना सूचना के 6 महीने तक जो है राज्य के विधानमंडल को जो है उसके सदन की कार्यवाही में नहीं आता है या अनुपस्थित रहता है, लगातार की बात की गई है ना, तो फिर उसकी जो है सदस्यता जो है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर जो राज्यपाल शपथ लेते हैं तो किस अनुसूची के थ्रू लेते हैं? तो जो संविधान की 3rd नंबर की अनुसूची, उसी में शर्तों की बात की गई है। किसकी? शपथ की, है ना, जो वो लोग ओथ लेते हैं उसकी बात की गई। अब नॉर्मली देखा जाए तो जो कार्यकाल देखा जाता है मंत्रिपरिषद का 5 साल है, जितने साल सरकार का, लेकिन अगर बीच में भी अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या सदन में वो अपना बहुमत प्रूफ ना कर पाए तो पहले भी विघटित हो जाती है, क्योंकि जनादेश के कारण वो सरकार बनाए, और जब जनादेश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा, लोगों का बहुमत नहीं रहेगा, तो वो जो सरकार है वो गिर जाएगी। ऐसा ही हुआ भी था एमपी में अभी, ठीक है। तो आर्टिकल 365 के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 356 और 365। जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो इन्हीं आधारों पर लगता है, और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पर कड़ी के रूप में राज्यपाल जो है कार्य करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट भूमिका में आ जाते हैं, और उस समय फिर आपकी राज्य की मंत्रिपरिषद जो है अस्तित्व में नहीं रह जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इनके वेतन भत्ते की बात है ना, तो वो समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इनकी कार्य और शक्तियां क्या है मुख्यमंत्री के। तो सीधी बात है, ये जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है, तो सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो यही लेते हैं एक तरीके से, है ना, इनकी कैबिनेट और ये मिलकर लेते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी है, जैसे महाधिवक्ता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है ना, सदस्य हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, तो इनके संदर्भ में नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल अकेले कोई कार्य नहीं करते बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह मशवरे के, इसीलिए तो वो प्रावधान रखा गया। इसके बाद जो विधानमंडल सत्र है उसको आहूत करना, है ना, उसको जो है सत्रावसान करना या विधानसभा को विघटित करना, तो ये कार्य तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसमें भी भूमिका मुख्यमंत्री की आ जाती है। इसके बाद मंत्रियों को विभाग देना है ना, कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ठीक है, तो ये सब भी वही काम करते हैं। इसके अलावा विधानमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो एमपी के स्पेसिफिक फैक्ट हैं वो यहां पर रखे गए। तो एमपी के जो प्रथम सीएम थे वो आपके श्री पंडित, बोला जाता है इनको, पंडित श्री रविशंकर शुक्ल थे, है ना, और इनकी जो है इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। वो ऐसे मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री। इसके बाद पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती जी थी। इसके बाद जो कैलाश नाथ काटजू हैं वो उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल भी रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1957 से 62 के बीच में। दिग्विजय सिंह जो थे उनके कार्यकाल के दौरान जब वो सीएम थे तो एमपी और छत्तीसगढ़ का बंटवारा होता है और छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में बनता है। मध्य प्रदेश के 4 जो व्यक्ति हैं, जमुना देवी, शिवभानु
शिव भानु सोलंकी और जो आपके सुभाष यादव हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, ये आपके उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक तुष्टिकरण है, इसमें चर्चा हम मेंस में करेंगे। और मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो ये गोविंद नारायण सिंह थे, है ना, गोविंद नारायण सिंह। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम टाइम तक जो है, सबसे कम समय का कार्यकाल किसका था, तो 1 दिन का था, अर्जुन सिंह जी का। इसके अलावा जो प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे एमपी के, श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, उनका भी कार्यकाल 13 दिनों का था। इसके बाद अगर देखें कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब कौन थे सीएम, तो बहुत वैसे भी ये चर्चा में रहे हैं, तो ये आपके अर्जुन सिंह जी थे। और महिला दस्यु जो डकैत थी, महिला डकैत फूलन देवी, उन्होंने इन्हीं के समय पर जो है आत्मसमर्पण की घटना को अंजाम भी दिया था, मतलब आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री तो भैया शिवराज सिंह चौहान हैं, और एक भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा, लगातार रिजल्ट हो रहा है, इनके कार्य लगातार जो है पेंडेंसी चल रही है, वो ये महान वही सीएम है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर जो एमपी में मुख्यमंत्री जब अनुपस्थित होते हैं तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो किसी भी राज्य में अगर हो तो मुख्यमंत्री द्वारा किसी को वहां पर डेजिग्नेट किया जाता है, बोला जाता है कि भैया आप जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे, उन्हीं के द्वारा उसका मनोनयन किया जाता है। इसके बाद यहां पर सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में बताया गया, तो एक बार देख जाइएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, फिर भगवत राव मंडलोई हैं, कैलाश नाथ काटजू हैं, है ना, फिर आपके मंडलोई जी हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, गोविंद नारायण सिंह है ना, नरेश चंद्र सिंह है, श्यामाचरण शुक्ल हैं। तो इनके बारे में जो है एक बार आप देख जाइएगा। यहां पर राष्ट्रपति शासन जब लगा तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदर लाल पटवा। इसके बाद जो है अर्जुन सिंह जी का नाम भी याद रखिएगा, है ना, और मोतीलाल बोरा, और फिर उसके बाद श्यामाचरण शुक्ल हैं। तो एक बार इसको रीडिंग मार लीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इन्हीं फैक्ट्स में, ठीक है। सुंदरलाल पटवा जी का नाम याद रखिएगा, है ना, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। उसके बाद दिग्विजय सिंह हो गए, है ना, 2 बार, फिर उसके बाद उमा भारती, फिर बाबूलाल गौड़, फिर तो शिवराज सिंह चौहान जो है कंटिन्यूअस है। फिर बीच में थोड़ी सी कांग्रेस की सरकार आ गई थी कमलनाथ जी की, फिर शिवराज सिंह चौहान है, और फिर से इन्होंने लाडली बेटी और ये जितनी भी पॉपुलिस्ट योजनाएं हैं फिर चला दिया। इस समय भारत में एक नया दौर चल रहा है, फ्री में क्या क्या बांट दे वोट के लिए। लेकिन इसमें हमारी गलती है, क्योंकि अगर हम उस लालच में आके उनको वोट देते हैं तो फिर वो 5 साल तक शोषण करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका, तो हमने पहले भी चर्चा कर लिया है यहां, है ना। एक बार 1977 में लगता है 30 अप्रैल से लेके 23 जून तक, सेकंड बार जो है 1980 में लगता है 17 फरवरी से 9 जून, और तीसरी बार जो है वो 15 दिसंबर 1992 से लेके 6 दिसंबर 1993 तक लगता है ना। तो ये सब घटनाएं आप लोगों को पता होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना, और उसके बाद ये जो आपका 77 में तो चल ही रहा था, वहां सेंटर में भी चल रहा था, ये आपका बाबरी वाला है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के गठन की बात करेंगे तो अगर सेंटर की बात करें या स्टेट की, तो कुछ श्रेणियां होती है मंत्रियों की। तो सबसे पहले कैबिनेट स्तर के रहते हैं, ये सबसे हायर जो है हायरार्की में बैठे होते हैं। इसके बाद इसके हायर पोजीशन पे बैठे होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, कैबिनेट होगा। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किचन कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के अंदर भी जो महत्वपूर्ण मंत्री थे उनकी संख्या कम से कम, है ना। तो ये कैबिनेट जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। इनको हेल्प करते हैं राज्य मंत्री। और फिर जो तीसरी श्रेणी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते, ये स्वतंत्र रूप से अपने विभाग का दायित्व संभालते हैं। एमपी में मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, ये एक तरीके से विशेष प्रावधान है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो सीधी बात है, जैसे अभी कांग्रेस है, अब विपक्षी दल के जो नेता होते हैं, है ना, जो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की बहुमत वाली सरकार होती है, तो उसमें से जो बहुमत दल का नेता होता है, दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर उसको जो है नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाता है ना। तो उनको जो है लाभ वगैरह बिल्कुल बराबर मिलता है ना, पक्ष और विपक्ष वाले को, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर यह बताया गया है, देखिए जहां पर विपक्ष की बात आए तो ब्रिटेन से लिया है हमने ये सारा संदर्भ, है ना। विपक्ष की अगर बात आए कहीं पर भी, तो वहां पर आप ऐसे समझिए शैडो कैबिनेट, हालांकि हमारे यहां ये प्रासंगिक नहीं है, फिर भी बनाया इसीलिए गया है कि जो भी सरकार है वो आपकी कैसी ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, है ना, वो सत्तावादी चीजें जो है अपने ढंग से ना करने लग जाए, क्योंकि उसको जनादेश मिला हुआ है। तो उस पर जो है रिव्यू मैकेनिज्म है, पुनर्वीक्षा है, एक तरीके से उस पर निगरानी के लिए विपक्ष को बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में जो अभी वर्तमान में जो प्रतिपक्ष के नेता है वो डॉक्टर गोविंद सिंह है कांग्रेस से। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रथम विधानसभा के प्रथम
मतलब एमपी के विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो ये आपके विश्वनाथ यादव राव जो आपके तामसकर थे वो थे। और प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जो थी ये आपकी श्रीमती जमुना देवी थी, बहुत फेमस भी हैं ये आपकी। और मंत्रिपरिषद की बात करें अगर एमपी की, तो यहां पर बताया जा रहा है तो मुख्यमंत्री का नाम सब सबको आपको पता ही है। उसके साथ साथ ये नर्मदा घाटी विकास, विमानन और भी जो है जो डिपार्टमेंट किसी मंत्री को नहीं दिए जाते वो सीएम को मिल जाते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करें नरोत्तम मिश्रा है, गृह जेल वाला इनको पार्ट मिला हुआ है ना। लोक निर्माण, कुटीर, ग्रामोद्योग जो है गोपाल भार्गव जी के पास है। और वन फॉरेस्ट वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के पास है। जल संसाधन वाटर रिसोर्स वाला तुलसीराम सिलावट जी के पास है। वाणिज्यिक कर वित्त योजना वाला जो है आपका जगदीश देवड़ा जी के पास है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण जो है बिसाहू लाल जी के पास है। इसके अलावा जो यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं वो आपकी खेल एवं युवा कल्याण और कौशल विकास, रोजगार, तकनीकी शिक्षा, इससे रिलेटेड कैबिनेट उनके पास है। नगरीय विकास और आवास से रिलेटेड भूपेंद्र सिंह जी हैं। इसके अलावा कमल पटेल जी हैं, वो किसान कल्याण एवं कृषि विकास से रिलेटेड है। इनका नाम याद रखिएगा। ये अनुसूचित जो आपके जाति कल्याण और आदिम जाति कल्याण जो कैबिनेट है उसकी जो आपकी हेड है वो कुमारी मीना सिंह मांडवे हैं, ठीक है ना। राजस्व किसके पास है तो गोविंद सिंह राजपूत जी के पास है। खनिज किसके पास है तो ये आपके ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। विश्वास सारंग है, इनके पास चिकित्सा, शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास वाला कैबिनेट प्राप्त है इनको। ऊर्जा किसके पास है तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास है। पंचायत और ग्रामीण विकास किसके पास है तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के पास है, ठीक है। इसके बाद उच्च शिक्षा किसके पास है तो मोहन यादव जी के पास है। पर्यटन किसके पास है सुश्री उषा ठाकुर जी के पास है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण किसके पास है तो हरदीप सिंह डंग जी के पास है ना। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन किसके पास है तो राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह जो दत्ती गांव है उनके पास है। इसके बाद राज्य मंत्रियों के नाम भी आप लोग एक बार देख जाइएगा। तो यहां पर हम विधानसभा को देखेंगे, जिस तरीके से हमने कार्यपालिका को देखा था अब हम विधायिका को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल पार्ट है वो देखेंगे। तो आर्टिकल जो 170 है संविधान का, उसमें राज्यों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। जिस तरीके से वहां पर आर्टिकल 81 में संविधान में लोकसभा की बात की गई है उसी तरीके से यहां पर 170 में विधानसभा की बात की गई है। अब विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की बात की गई है वो बोला गया है कि भैया यहां पर जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो 500 होंगे और मिनिमम जो होंगे वो 60 होंगे। इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है आवंटन जो सीटों का होता है राज्य की विधानसभाओं में, विधानमंडल में, वो किस जनगणना पर आधारित किया गया है तो वो 1971 की जो हमारी दशकीय जनगणना है वो है। उसके अलावा पुनर्गठन भी किया गया है विधानसभा क्षेत्रों का, है ना। यहां पर सीटें और क्षेत्र दो चीजें हैं। तो जो विधानसभा क्षेत्रों का जो पुनर्गठन किया गया वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अब यहां पर जो 84th मतलब 84वां जो संविधान संशोधन 2001 में हुआ है उसमें जो भी सीटें आवंटित की गई हैं राज्य की विधानसभाओं के लिए उसमें जनगणना के बाद मतलब फिर से जो संशोधन होगा वो 2026 के बाद होगा। मतलब 2026 तक जो है उसको क्या कर दिया गया है यथावत किया गया है और उसका आधार क्या है 2001 की जो आपकी जनगणना है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर लिखा गया है कि एमपी के जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230 है। अभी चुनाव भी हुआ है और रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। इसमें हम बात करें एससी के लिए मतलब जो शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जनजाति उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 35 है। एसटी की जनसंख्या यहां पर ज्यादा है तो एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन है वो आपकी 47 सीटों के लिए है ना। दोनों को जोड़ के बता रहे हैं कि 82 सीटों पर जो है आपका आरक्षण है, ठीक है। अब यहां पर विधानसभा के गठन की बात करें तो जब 1956 में 1 नवंबर को जो है यहां पर मध्य प्रदेश का क्या किया गया गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन जो आपका अधिनियम आया था 1956 का उसी के अंतर्गत, ठीक। अब उसका विघटन जो है 5 मार्च 1957 को हो गया था, ठीक है। पहला और जो उसका अंतिम अधिवेशन था पहला एक ही अधिवेशन हो पाया था उसमें तो 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के मध्य हुआ था। फिर जो सेकंड विधानसभा बनी वो 1 अप्रैल 1957 को बनी और ये फिर आपकी 5 साल लगभग चलती भी है। 7 मार्च 1962 को जो है उसका विघटन हुआ, ठीक है। अब यहां पर पहली विधानसभा दूसरी विधानसभा ये लिखा हुआ है तो ये आप देख जाइएगा। और अभी जो चल रही थी वो आपकी 15वीं विधानसभा चल रही थी, है ना। और अभी जो नया जो आपका चुनाव हुआ है वो 16वीं विधानसभा के लिए जिसमें भाजपा जो है बहुत बड़े बहुमत से जो है यहां पर जीत गई है। अब यहां पर सदस्यों की योग्यताएं देखें तो हमने पहले भी चर्चा किया था विधानसभा में जो सदस्यता के लिए जो उम्र का निर्धारण किया गया है वो किया गया है 25 वर्ष मिनिमम, है ना। और दूसरा क्या है कि ये जो भी योग्यताएं हैं उसमें एक बात तो कॉमन है, हर जगह देखते होंगे आप लोग कि भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल और दिवालिया ना हो। मतलब दिमागी रूप से
मतलब मस्तिष्क के आधार पर जो है वो आपका अक्षम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मानसिक रूप से। ठीक है, अब यहां पर लिखा गया है कि वो शासकीय सेवा में ना हो, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना, मतलब लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, और संसद द्वारा जो भी निर्धारित की गई अन्य जो भी क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटीज हैं उनको वो फुलफिल करता हो। इसके बाद टेन्योर की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से लोकसभा का 5 साल माना जाता है, वैसे इसके लिए भी 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो राज्य विधानसभा है उसमें जो बहुमत दल की जो भी सरकार है वो बहुमत दल की बनी होगी, जिसने चुनाव में बहुमत प्राप्त किया होगा। तो जिस दिन भी सदन में उसका बहुमत वो प्रूफ नहीं कर पाएगी, उसी दिन जो है सरकार गिर जाएगी, है ना। ऐसा आपने एमपी के कंटेक्स्ट में देखा भी होगा लास्ट टाइम पे, है ना, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी फिर वो गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इसकी अवधि जो है आर्टिकल 172 के अंतर्गत जो है निर्धारित की गई है। और आपातकाल जो आप देखते हैं आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी है, 356 में आप देखेंगे तो राज्य में जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना। उसके बाद जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है वो आधार है उसका। उसके बाद 360 में देखेंगे आप तो वित्तीय आपातकाल की बात है। तो इसमें बताया गया है कि आपातकाल के दौरान अगर देखा जाए तो जो विधानसभा है उसके काल को 1 वर्ष में केवल एक बार, आपातकाल के समय एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ना, मतलब एक बार में, है ना, ऐसे कर करके फिर आगे ले जा सकते हैं वो लोग। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है कि जो विघटन होता है राज्य विधानसभा का वो मुख्यतः जो है मुख्यमंत्री की सलाह पे किया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया जो भी चीजें होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपकी मंत्रिपरिषद है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहां पर राज्यपाल का स्वविवेक भी है ना, उसका कि वो विधानसभा का विघटन कर सकता है अगर उसको लगता है कि इस पार्टी का बहुमत यहां पर नहीं बचा है, मतलब जनता का अब विश्वास जो है, जनता का जो जनादेश है अब इस पार्टी के साथ नहीं है। 2 सेशन के मध्य में, जैसे वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में भी आपने देखा होगा, है ना, राज्यसभा के तो ज्यादा सेशंस भी होते हैं, तो ये है कि 2 सदनों के बीच में जो है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसमें भी 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र होता है। अब यहां पर कोरम की बात किया जाए, कोरम का मतलब ये कि जब भी संसद में कोई कार्यवाही होती है या विधानसभा में कोई कार्यवाही होती है तो उसके संचालन के लिए एक मिनिमम जो है प्रेजेंस की आवश्यकता होती है, उसी को गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। तो वो विधानसभा की जो टोटल मेंबर्स का जो भी नंबर होता है उसका 1/10 है ना, मतलब इतना होना ही चाहिए। और उसकी न्यूनतम जो है संख्या 23 निर्धारित की गई क्योंकि यहां 230 सीट है। अब यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो पहले जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के पंडित कुंजीलाल दुबे थे और इनको विधि पुरुष भी बोला जाता है। पहले जो उपाध्यक्ष थे विधानसभा के श्री विष्णु विनायक सरवटे थे और सबसे लंबा जो कार्यकाल था श्री भैरूलाल पाटीदार का है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष पर कौन बने रहे तो तेजलाल टेंगरे हैं और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद फिर ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत मंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, एकमात्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं ईश्वरदास रोहाणी जिनके अपने पद पे रहते हुए जो है उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है तो जो भी सदस्य होते हैं विधानसभा के वो अपने बीच में से ही सामान्य बहुमत से निर्धारित करते हैं और जब अध्यक्ष अब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे तो उनका जो दायित्व है वो उपाध्यक्ष जो है उनका निर्वहन करता है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का काम कैसा होता है तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है ना, सबसे पहले कि सदन की कार्यवाही को जो है यथोचित रूप से उसका संचालन करना, वहां पर शांति बनाए रखना, वहां पर अनुशासन की व्यवस्था करना, मतलब सदन की सारी कार्यवाहियों की जो जिम्मेदारी रहती है वो विधानसभा अध्यक्ष की रहती है। ठीक है, यही नॉर्मल सी चीज है और वहां पर जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी वही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये सबसे बड़ी बात है जो आपने लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भी देखा होगा कि कोई जो बिल होता है, जैसे वहां पर आप आर्टिकल 110 देखते हैं ना मनी बिल का, वैसे यहां पर भी अगर कोई बिल है तो वो मनी बिल है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, जैसे कि सेंटर में लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद सामान्य रूप से जो वोटिंग वगैरह किसी अगर मुद्दे पर होती है तो वहां पर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो मतदान नहीं करते हैं। लेकिन जब निर्णायक मत की बात करते हैं, निर्णायक मत कैसे, मान लीजिए कि किसी चीज में वोटिंग और वहां पर टाई हो गया वो, तो अब एक वोट से जो है ये पता चलेगा कि भैया इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो वहां पर जो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत होता है, जब बराबर हो जाती है मतों की स्थिति तो वहां पर जो वो निर्णायक मत है वो कौन देगा तो विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्षों की जो है यहां पर सूची दी गई है तो कुंजीलाल दुबे जी जो है लगातार 3 बार रहेंगे, है ना, तो 56 से 67 तक तो वही है। उसके बाद काशी प्रसाद पांडे है, बाकी नाम आप एक बार जो है यहां से देख जाइएगा। अगर अभी की बात करें
करें तो गिरीश गौतम है ना 20th नंबर के। उसके पहले जो थे वो रामेश्वर शर्मा थे। उसके पहले जगदीश देवड़ा थे जो आज की डेट में वित्त मंत्री हैं। अब विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले जो थे वो हमने पहले ही देख लिया कि विष्णु विनायक सरवटे थे। इसके बाद ये एक फैक्ट याद रखिएगा कि प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष कौन थी, तो सुश्री हिना लिखीराम कावरे थी। ठीक है, उपाध्यक्षों की सूची यहां पर दी गई है। तो पहले का नाम हमको पता है और दूसरे का नाम यहां पर श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन है। एक बार आप लोग यहां से रीडिंग मार लीजिएगा इसको। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सुश्री हिना लिखीराम कावरे हैं वो आपकी 15वीं थी, है ना। 2018 मतलब 10 जनवरी 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 का समय दिया गया है। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो सीधी बात है कि एक तरीके से फेयरवेल होता है जब कोई पार्टी जो है वो अपने सत्ता में नहीं रह जाती, जैसे, है ना। तो वहां पर जो है जब विदाई हो रही होती है तो एक व्यक्ति को ऐसा बिठाना जरूरी होता है जो सभी को जो है वहां पर जो नए सदस्य को शपथ वपथ भी दिलाएंगे, है ना। तो वैसा ही संदर्भ समझिए कि प्रोटेम स्पीकर जो है एक तरीके से अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है जब तक नए अध्यक्ष का जो है वहां पर निर्धारण ना हो जाए। तो पहला जो सेशन होता है उसमें जब नव निर्वाचित जो भी सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाने का काम ये करते हैं। उसके बाद जैसे ही अस्थाई जो आपके अध्यक्ष हैं वोटिंग वगैरह से बन जाएंगे तो फिर ये अपने आप ये पद समाप्त हो जाता है। प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे एमपी के वो श्री काशी प्रसाद पांडे थे और अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बार ये जो है काशी प्रसाद पांडे जो है प्रोटेम स्पीकर बने हैं। 15वीं जो विधानसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर का नाम याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, श्री दीपक सक्सेना थे, है ना। अर्जुन सिंह अकेले एक ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और इन्हीं के कार्यकाल में आप देखेंगे तो जो भोपाल का गैस कांड था वो भी होता है। इसके बाद प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर कौन थी, तो बहुत फेमस है आपकी ये श्रीमती जमुना देवी, है ना। धार वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये थी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर्स के नाम यहां पर लिखे गए, तो पहला नाम हमने देख लिया है। उसके बाद लास्ट नाम जो है आप वो देख सकते हैं, दीपक सक्सेना, जगदीश देवड़ा और रामेश्वर शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो सीधी बात है कि जैसे कोई एक पार्टी जो है जीत जाती है, फिर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको एक तरीके से नेता जो है मतलब उसको विपक्ष की भूमिका दे देते हैं, तो उसी का जो मेन नेता होता है उसको नेता प्रतिपक्ष बोला जाता है। अब जो पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे उनका नाम क्या था, तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर था, यह नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ऐसा कोई भी पद संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, है ना। ये राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए होता है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इस पद पे भी रहे हैं। इसके बाद जो है यहां पर बताया जा रहा है कि जो श्री कैलाश जोशी जी थे जब वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, त्याग पत्र, तो फिर वहां पर जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है एमपी का, किसको, वीरेंद्र कुमार सकलेचा को। श्री जमुना देवी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी महिला है जिनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया और उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया था। वर्तमान में जो अभी जो विधानसभा जिसका अब नया चुनाव हो गया तो बात अलग है, लेकिन ये अगर जो थी सरकार अभी एमपी में बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी और वहां पर विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थे वो डॉक्टर गोविंद सिंह थे। ठीक है, 15वीं विधानसभा में इनको 7वीं बार है जो है गोविंद सिंह जी को विधानसभा जो सदस्य है वो निर्वाचित किया गया था। ठीक है, विधानसभा भवन की बात करें तो ये भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 14 मार्च 1981 को हुआ था। उस समय जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे जो जिनका नाम था आपका श्री बलराम झारखंड, उनके द्वारा हुआ था। और अरेरा जो हिल्स है यहाँ पर उसमें बिड़ला मंदिर राज्य मंत्रालय के बीच में जो है इस नए भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 1984 को। फिर इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो 3 अगस्त 1996 को जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनके करकमलों से हुआ था। और इस भवन का नाम जो है इंदिरा गांधी विधान भवन भी रखा गया है। इसके वास्तुकार का नाम याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रवेश द्वार है विधानसभा का, इसमें एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है ना, जीवन वृक्ष के नाम पर। ठीक है, उसमें जो आपकी हिस्टोरिकल साइट्स है उनको प्रदर्शित किया गया है ना। और उसमें जो है मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना वगैरह भी है। और यहां पर जो भित्तियों पर जो चित्रकला है उसके चित्रकार का नाम याद रखिएगा, उनका नाम जनगढ़ सिंह श्याम है। इंपॉर्टेंट नाम है ये आपका, करंट में भी था ये नाम। ठीक है, तो यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नवीन विधानसभा है इसकी वास्तुकला को जो है वो विश्व स्तर पर जो है रिकॉग्नाइज किया गया है और उस आधार पर इसको प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड भी मिला है। वर्तमान संरचना की बात करें अगर हम विधानसभा की, तो 231 है, 230 निर्वाचित है और एक जो होते हैं आपके, है ना, वो आप लोगों को पता होगा कि उनको मनोनीत वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पर 230 निर्वाचित सदस्य हैं, 148
348 अनरिजर्व्ड एरिया से, 3547 जो है रिजर्व्ड एरिया से। 15वां है विधानसभा, अभी जो चुनाव हुआ है वो 16वीं विधानसभा के लिए हुआ है, ठीक है। निर्वाचन जो अवधि थी वो नवंबर दिसंबर 2018 में हुआ था, मतदान 75% था। अब इसमें परिणाम देख जाइएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्वाचित सदस्य 230 हैं, उसमें 21 महिलाएं भी हैं। और सरकार का गठन हुआ था 2018 में 17 दिसंबर, फिर सरकार चल नहीं पाई कांग्रेस की, फिर पुनर्गठन होता है, बीजेपी सरकार बनाती है 23 मार्च 2020 को, और मुख्यमंत्री बन जाते हैं फिर से मामा शिवराज सिंह चौहान, और नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, ठीक है। उपचुनाव के बाद की जो स्थिति थी यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है 126, और जो आईएनसी है कांग्रेस 96, बहुजन 2, निर्दलीय 4, समाजवादी 1, और जो अन्य है रिक्त जो रह गई जो सीट आपकी वो 1 रहती है। तो ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। तो जो सम्राट जॉर्ज पंचम थे, है ना, दिल्ली दरबार के टाइम पे भी आप इनका जो है नाम देखते होंगे। तो इनके द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 का, उसकी धारा 108 के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट के द्वारा जो है सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत के लिए जो है नागपुर हाई कोर्ट की जो है वहां पर एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तब जो है मध्य प्रदेश उसी के अंदर आता था। अब यहां पर जो है प्रथम जो न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के, उनका नाम क्या था, मुख्य न्यायाधीश जो थे आपके हाई कोर्ट के प्रथम, उनका नाम क्या था, तो सर गिलबर्ट स्टोन था, ठीक है। उसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है 1 नवंबर 1956 को, तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 का, उसी की जो धारा 9 है उसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया, ठीक। अब वो जो नागपुर हाई कोर्ट था उसी की जो शाखा है जबलपुर में पूर्व से ही, पहले से ही स्टैब्लिश थी, स्थित थी, है ना। तो इसी जबलपुर शाखा को जो है उच्च न्यायालय का दर्जा दे दिया गया, है ना। आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट जो है एमपी का वो जबलपुर में है, ठीक है। अब इस जो उच्च न्यायालय है जबलपुर का, उसके भवन का निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो राजा गोकुल दास ने कराया था 1899 में, और इसके वास्तुकार कौन थे, तो हेनरी इरविन थे, है ना। और इसकी जो वास्तुकला है यूरोपियन है। इसके अलावा जो मुख्य पीठ है उच्च न्यायालय की वो आपकी जबलपुर में है। 2 अन्य खंडपीठ भी है यहाँ पर, इंदौर और ग्वालियर में, भोपाल में नहीं है, ये याद रखिएगा, वो प्रस्तावित है, ठीक है। ये जो अन्य खंडपीठ है 28 नवंबर 1968 को स्थापित की गई थी। अब न्यायाधीशों की कुल जो संख्या है यहां पर वो 36 है, और आर्टिकल 214, है ना, जैसे वहां पर आर्टिकल 124 है, 123 में क्या है, अध्यादेश है, वैसे ही यहां पर 213 में क्या है, राज्य का अध्यादेश है। जस्ट उसके नेक्स्ट आर्टिकल में हाई कोर्ट की बात की गई है 214 के अंतर्गत, है ना, वहीं पर बताया गया कि हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो की जाएगी। अब 215 जो है यहां पर आर्टिकल, उसके आधार पर जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट में जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 129 है, और यहां पर जो है 215 है, इसमें जो है उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, मतलब जो उसके जजमेंट्स वगैरह है उसको एक तरीके से जो है हम गाइडेंस के रूप में लेते हैं, वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है, इसलिए उस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायालय को रखा जाता है ना। मतलब जो भी निर्णय होंगे उसको वो आधिकारिक माने जाते हैं, और उन निर्णयों का फिर गाइडेंस मतलब उससे अलाइन होते हुए उसी के, मतलब जैसे मान लीजिए कोई नियम है, अब कोई भी अगर वहां पर आदेश आ गया हाई कोर्ट का, तो जब भी कोई खंडपीठ वहां पर निर्णय सुना रही होगी तो उससे अलाइन करके ही अपना निर्णय देगी, है ना, उससे संगत होना चाहिए वो। उसके अलावा जो उच्च न्यायालय है उनको अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण प्राप्त है, यह आर्टिकल 227 में उल्लेख किया गया है इसका। अब यहां पर प्रथम जो न्यायमूर्ति थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे एमपी के कौन थे, तो श्री एम हिदायतुल्ला थे, ठीक है। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं ये आपके 11वें नंबर के, और प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे ये आपके, ठीक है। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। इसके बाद उच्च न्यायालय की जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, इनका नाम याद रखिएगा, श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी, ठीक है। उच्च न्यायालय के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये रवि मालीमत हैं, काफी चर्चा में भी हैं, लगातार केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो 1986 में जो जेएस वर्मा थी, ये कमेटी भी बनी थी एक, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था, और ये 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में फिर बाद में इन्होंने जो है पदभार ग्रहण भी किया, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। श्री रमेश चंद्र लोहाटी जो है वो भी यहाँ के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं हाईकोर्ट के एमपी के रूप में। इन्होंने फिर बाद में 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी पदभार ग्रहण किया, मतलब मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करें। अब यहां पर बताया जा रहा है जो श्री अरविंद मतलब शरद अरविंद जो बोबड़े हैं, उनको 2012 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और ये फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 47वें नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में जो है इन्होंने
पद ग्रहण किया था। ठीक है, पूर्व माननीय जो भी मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के, उनके नाम लिखे गए हैं। तो पहला हिदायतुल्ला है, बाकी आप नाम देख जाइएगा। पीवी दीक्षित जी का नाम याद रखिएगा इसमें से। ठीक है, इसके अलावा जो है आप करेंट का नाम जो अब अभी रवि मालिमत है, मोहम्मद रफीक जी, अजय कुमार मित्तल और एसके सेठ, यहां तक के नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। खानविलकर जी का भी नाम इंपॉर्टेंट है। सारे नाम एक बार आप लोग देख जाइएगा इसमें से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट दिए गए हैं कि जो एमपी हाईकोर्ट है, इसके प्रथम महापंजीयक कौन थे, तो श्री डब्ल्यू चिपलोनकर थे। और जो मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम है 1982 में बना था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत कार्मिक संख्या है 53 है। और जगदीश शरण वर्मा जो है, जेएस वर्मा, मैंने पहले ही बताया आपको, 1991 में जो आपकी कमेटी बनी थी राजीव गांधी हत्याकांड के लिए, जो जांच आयोग बना था, मतलब कमीशन बना था, कमेटी नहीं थी, कमीशन था, आयोग था, उसके ये अध्यक्ष भी थे। इसमें एमपी में जो पंचायती राज सिस्टम है और जो आपका नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मतलब जो 73rd और जो 74th अमेंडमेंट आया है, जो आपने कोर पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, 11th और 12th नंबर की जो आपकी अनुसूची है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि 1962 में एमपी में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त और कारगर बनाने के लिए जो है समय समय पर कई सारे संशोधन किया गया। ठीक है, उनमें से एक बार 81 में किया गया, 90 में किया गया, कई सारे अधिनियम बनाए गए। उसके बाद फाइनली जो है, जब भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन के द्वारा 73वें नंबर का, मतलब जो 1993 और 1994 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ, जिसमें से एक पंचायती राज से रिलेटेड है आपका जो 73rd है, और एक 74th है जो आपका नगरीय निकाय प्रशासन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका कब से लागू हुआ है, तो ये डेट याद रख रहे हैं हम लोगों को। तो ये डेट है आपकी 25 जनवरी 1994। ठीक है ना। और ये अधिनियम कब से है, गैजेट में कब लाया गया, तो 1993 का है। ठीक है, अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो आपकी स्थानीय स्वशासन है, उसमें आप दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है ना, एक तो आपका ग्राम स्तर पे हो गया, जिसको ग्रामीण जो है स्वशासन बोलते हैं। आर्टिकल 40 पढ़ा होगा आप लोगों ने। गांधीवादी विचारधारा को मूर्त रूप यहां से प्रदान किया गया। दूसरा जो है नगरीय जो है आपका स्वशासन है। स्वशासन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये आपका क्या है, सबसे रूट वाला, जड़ों वाला, मतलब जनता का सबसे क्या है, हायरार्की में देखें तो जैसे केंद्र है, राज्य है ना, फिर नगर है, फिर ग्राम है। तो ग्राम सबसे निचला स्तर है, मतलब लोगों की संस्था है, इसलिए स्वशासन बोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि वहां पर ग्राम पंचायत है ना। उसके अलावा दूसरा जो पार्ट होता है उसका जनपद पंचायत होती है, और तीसरा जो होता है आपका वो जिला पंचायत होती है। उसके अलावा नगरीय क्षेत्र में देखेंगे तो नगर पंचायत है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका जो नगर पालिका है ना, उसी में, है ना। ये सब जो डिवीजन किया गया है वो आपका क्या है, किस आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, उसके बाद आपका नगर निगम है। ठीक, तो अगर हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहां पर क्या किया गया था। सबसे पहले 1864 में जो जब मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था मध्य प्रदेश, तब उसकी राजधानी नागपुर थी। क्या थी, नागपुर थी। तो वहां पर नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी 1864 में। फिर आप लोगों को पता है कि लिटन जो है 1878 में आएंगे, वो आपके रेग्रेसिव थे, बहुत सारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह लाएंगे। फिर उसके बाद रिपन आ जाएंगे। तो रिपन को ही जो है आपका, रिपन है नाम, तो रिपन को ही जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। और उन्हीं के प्रस्ताव के अंतर्गत 1883 में जो है स्वशासन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अब उस समय आप देखेंगे तो मध्य प्रांत एमपी के अंतर्गत आता था, तो आपका मध्य प्रांत हो गया। और जो बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम लाया गया था, वो आपका कब लाया गया था, 1920 में लाया गया था। कहां पर लाया गया था, महाकौशल में। तो महाकौशल क्षेत्र मतलब आपका जबलपुर वाला हो गया, जो त्रिपुरी वाला हम लोगों ने एरिया देखा था, तो वहां पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। अगर स्टेट्स में देखें, जो हम लोग होलकर सिंधिया देख रहे थे, तो होलकर स्टेट में जो आपका पीआरआईज को लागू किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कानून को, तो 1920 में लागू किया गया था। उसके अलावा जो 1926 में देखेंगे तो जैसे देवास है आपका, धार है आपका, ग्वालियर है आपका, है ना, तो और नरसिंहगढ़ है आपका। यहां पर भी जो है पंचायती राज कानून को लागू किया गया था। अब स्वतंत्रता मिल जाती है जब भारत को, तो उस समय एमपी को ऐसा समझिएगा कि इसमें एक पार्ट तो आपका मध्य भारत का था, दूसरा आपका भोपाल राज्य था, अलग था, 1949 में फिर विलय होगा। उसके बाद विंध्य प्रदेश था, उसके अलावा आपका महाकौशल क्षेत्र था। ठीक है,
ये याद रखिएगा। तो 1948 में द्वारिका प्रसाद मिश्र जो थे उन्होंने सिफारिश किया और उन्हीं की सिफारिश पर जनपद योजना जो है वो लागू की गई थी 1 जुलाई 1948 से। ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। मध्य भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियम जो है लाया गया और उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय मतलब 3 टियर की जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसमें ग्राम स्तर की भी बात थी, ब्लॉक की भी बात थी और जिला स्तर की भी बात थी। उसके बाद भोपाल राज्य की बात करें तो वहां पर 1952 में जो है इस तरीके का कानून लागू किया गया था। और विंध्य प्रदेश की बात किया जाए तो वहां पर जो है वहां पर 1948 में जो है इस तरीके के अधिनियम को जो है लाया गया था। और ग्राम पंचायत अधिनियम जो लागू किया गया था विंध्य क्षेत्र में वो आपका 1949 में लागू किया गया था, है ना। ठीक है, ऐसा समझिएगा कि विंध्य में अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया, ठीक है, तो लाया गया आपका 1949 में, उसके 2 साल बाद मतलब 1951 में लागू किया गया था। यह बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद महाकौशल की बात करेंगे तो 1946 में यहां पर सीपी बरार पंचायत अधिनियम के रूप में पंचायती राज कानून को लागू किया गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जब एमपी का पुनर्गठन हो जाता है आपका 1956 में हो जाता है, तो उसके बाद वहां पर कौन कौन से जो है कमेटीज बनती है, तो इनका नाम याद रखेगा। सबसे पहले काशी प्रसाद पांडे समिति, काशी प्रसाद पांडे समिति, इनका नाम याद रखिएगा, 1957 में बनाई गई थी। ठीक, उसके बाद पंचायती राज अधिनियम लाया गया 1962 में, 1981 में, 1990 में और फाइनली फिर 1993 में जो है आपका वो सेंटर के थ्रू 73rd अमेंडमेंट हो जाता है, तो ये ला दिया जाता है। लेकिन एमपी में जो वो आपका 1993 वाला पंचायती राज अधिनियम है उसमें 2 बार संशोधन किया गया, एक बार 2001 में और एक बार 2004 में, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके। अब इसके बाद यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि स्थानीय स्वशासन में क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो बिल्कुल जनरल यहां पर चीजें लिखी गई हैं और ये जो है क्वेश्चन का डोमेन नहीं है, मेंस में हम लोगों को काम आता है, फिर भी एक बार कंसेप्चुअल तौर पे आप लोग देख जाइएगा। जैसे आपका स्वास्थ्य, शिक्षा है ना, ये जो उस स्तर पर कार्य होगा वो इन्हीं को सौंपा जाएगा। तो जैसे पब्लिक जो हेल्थ है ना, पब्लिक में जो आपका सैनिटरी या सफाई की व्यवस्था है ना, जो आपका नागरिकों के हितों की पूर्ति, सुरक्षा, आकस्मिक कोई विपदा वगैरह आ जाती है तो उससे बचाव की व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक और नैतिक कर्तव्य, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है स्थानीय शासन को जो करने रहते हैं सिद्धांत के अनुसार कार्य, उनका विभाजन किए, सामाजिक कार्य, ऐच्छिक कार्य, तो ये देख जाइएगा आप लोग, है ना, ये प्रीलिम्स का डोमेन नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पर कुछ विशेषताएं बताई गई, जैसे विविधता की, डाइवर्सिटी है ये आपका, बहुलवादी जो हमारी संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना, शासन कार्य को दुरुस्त करना, मितव्ययिता को लागू करना, जो भी योजनाएं होती है उनका ऑडिट करने वगैरह का भी काम करते हैं, भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना, जबकि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, नागरिकों के गुणों का निर्माण करना, शीघ्रता से कार्यों को संपादित करना, तो ये सब मेंस के पॉइंट है, आप इसको देख जाइएगा एक बार। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्थानीय शासन पर राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता किन से होती है, तो यह बोला गया है कि इस हायरार्की में जो पदाधिकारी बैठे रहते हैं उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, सीमित होता है, तो भैया ज्ञान वाले लोगों को भेजो आप लोग, है ना। अपना इंटरफेरेंस क्यों रखते हो वहां पर, वित्तीय त्रुटियों को नियंत्रित करना। सबसे ज्यादा आप पीआरआईज में या अर्बन लोकल बॉडीज में प्रॉब्लम देखेंगे तो उनके पास फंड की प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका बैंगलोर वगैरह है वो नगरीय प्रशासन के अंतर्गत फिर बॉन्ड वगैरह लाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, इसको देख जाइएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स का डोमेन भी नहीं है ये। इसके बाद यहां पर राज्य द्वारा स्थानीय संस्थाओं पर जो लगाए जाने वाले मतलब नियंत्रण जो किया जाता है तो उसको किन किन भागों में बांटा जाता है, तो यहां पर लिखा गया पहले संरक्षण, मतलब संरक्षण देने वाला आयाम लिखा गया है। तो देखिए यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जो संरक्षण देने वाली बात है तो मतलब उनको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वहां पर वो हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, तो उनके कार्यों की जांच करना, निर्णयों का जो है पुनर्वीक्षा करना, कानून लागू करने की शक्ति, जैसे वहां पर कोई मेला लगेगा तो उन सब का टैक्स वगैरह वही लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर राज्य सरकार के जो नियम है, अधिनियम है, अध्यादेश है, वो जो है अपने आप स्वतः जो है स्थानीय स्वशासन पर जो है स्थानीय शासन प्रशासन पर लागू हो जाते हैं। प्रशासनिक शक्तियों की बात करेंगे तो इनकी इकाइयों का निरीक्षण जांच करने का अधिकार है ना, रिपोर्ट वगैरह प्राप्त करने का अधिकार होता है, नॉर्मल सी चीज है। पदाधिकारियों से संबंधित शक्तियां हैं, है ना, तो इनके जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, तो ये राज्य सरकार निर्धारित करती है।
एक्चुअली जो हमारे यहाँ आप देखेंगे जैसे महापौर वगैरह का चुनाव एमपी में डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष रूप से, पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो ये जो किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा, क्या उसके आयाम होंगे, तो ये राज्य निर्धारित करता है। इसीलिए भारत में देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। और जब हम मेंस में पॉइंट आउट करते हैं, क्रिटिसिज्म लिखते हैं, तो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वर्ड है, पहले समझिएगा, है ना। तो जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है उसमें हम लिखते हैं कि भैया इसमें एक रूपता लाया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद वित्तीय शक्तियों की बात किया जा रहा है, तो जैसे यहां पर ऑडिट वगैरह की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करवाती है यहां पर, है ना, ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब पंचायती राज की बात कर रहे हैं, विकास में और क्या भूमिका है, तो सबसे नीचे की कड़ी है ना, रूट लेवल का ये आपका डेमोक्रेसी है। तो सबसे अच्छी चीज तो ये विकेंद्रीकरण हुआ। तो जो आपके समाज के वंचित वर्ग के लोग थे उनका जो है राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, है ना। ये सब मीन्स के पॉइंट है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये देख जाइएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा यहां से। फिर उद्भव और विकास की बात करें तो इन्होंने एंशियंट टाइम से जो है इसको कनेक्ट कर लिया है ना। चोल साम्राज्य देखेंगे तो वहां पर जो है ये स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण जो स्वशासन बोलते हैं, ग्रामीण शासन, वो उसकी प्रमुख जो है आपकी अभिलाक्षणिकता थी। ये प्रीलिम्स में पूछा भी है, हिस्ट्री के सेगमेंट में कई स्टेट पीसीएस ने, एमपी ने भी पूछा है। और इसका उल्लेख जो है मौर्य शासन काल में भी मिलता है। और उसका एविडेंस क्या है, तो जो आपके कौटिल्य के द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में भी ये कई जगह देखा जाता था। तो विभिन्न स्तरों पे जैसे मंडल, नाडु, कोट्टम, कुर्रम, है ना, तो ये सब जो है ग्राम प्रशासनिक इकाइयां थी, ठीक है। इसके बाद मुगल काल में भी देखा जाए तो वहां पर भी स्थानीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में थी, लेकिन उसकी जो पहुंच थी वो केवल जिला स्तर तक ही थी, ठीक है। तो यहां पर इन सब चीजों को एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा, नॉर्मल सी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। अब यहां पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सबसे पहले यहां पर जो महत्व दिया गया स्थानीय प्रशासन को, कब दिया गया, तो भैया 1687 से उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका ध्यान जो था नगरीय स्थानीय जो आपका प्रशासन था तो उसी से संदर्भित था एक्चुअली। और वहां पर जो है मद्रास नगर निगम की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। पहली बात तो आपको रिपन का नाम याद रखना है और 1882 याद रखना है। उन्हीं को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। कांग्रेस ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग कब रखी थी, तो लाहौर अधिवेशन 1909 में, यही मॉर्ले मिंटो वाला टाइम है आपका। उसके बाद 1916 में गांधी जी ने इस मांग को मद्रास मिशनरी सम्मेलन में फिर से उठाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे यहां जो ये स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जो बनी, है ना, तो और उनके संबंध में जो सिफारिश करने के लिए जो ईयर है तो वो याद रख सकते हैं 1882, 1907, 1920, इसके लिए कमीशन वगैरह भी बनाए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का उद्भव, उद्देश्य, विकास है, तो वो बताया जा रहा है। सबसे पहले तो डीपीएसपी में जो आपका आर्टिकल 40 है वो आप याद रख सकते हैं, है ना, वो आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है वो ग्रामीण स्वशासन, जन भागीदारी पर बल दिया जा रहा था। उसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी, ठीक है। तो गांधीवादी विचारधारा को यहां से महत्वपूर्ण और मूर्त जो है रेखा, जो आपका मूर्त अस्तित्व है वो प्रदान किया गया, ऐसा हम मान सकते हैं। वही यहां पर आर्टिकल 40 में बताया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट कौन सा है, तो भारत में जो सामुदायिक विकास का शुभारंभ हुआ था, कब से हुआ था, ये डेट याद रखना है हमको। तो गांधी जी की जयंती भी है 2 अक्टूबर 1952 से, ठीक है। इसके बाद 2 अक्टूबर 1953 से जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम था जो चलाया जा रहा था वो एक्चुअली जो है असफल हो गया था, क्योंकि उस समय नया नया देश आजाद हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस समय। आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जो है भाषा के आधार पर भी राज्यों के गठन की बात हो रही थी, अभी तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। फजल अली जो आयोग वगैरह है वो भी बनने की तैयारी थी, तो ये सब परेशानी थी, इसलिए जो है ये असफल हो गया था। इसके बाद जो आप देखेंगे कि अमेरिका के राजदूत थे, एक एम्बेसडर बोला जाता है इनको, राजदूत, तो चेस्टर बॉल्स, उन्होंने भारत के जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसके लिए $500 लाख की सहायता की पेशकश की थी, ठीक है। और उसी के सहयोग से 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की गई थी। अब इसके बाद अगर हम कमेटियों की बात करें, जिसको नया आयाम भी बोलते हैं पंचायती राज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति, है ना। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सिफारिश की थी, ठीक है। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति बनाने की जो है वो जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी उसकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए जो है वहां पर अपनी जो है मंजूरी दे दी थी, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति याद रखिएगा, ठीक। अब
बलवंत राय समिति ने कैसी पंचायत की व्यवस्था का मतलब सिफारिश किया था, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय, उसी के अंतर्गत नागौर में बनाया भी जाता है। और फिर नागौर में जो पहली पंचायती राज व्यवस्था थ्री टियर मतलब त्रिस्तरीय आयाम पर जो बनाई जाती है, उसका शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी करेंगे 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर वित्तीय साधनों का अभाव था, आज भी है ना। तो फिर पंचायती राज जो है मूर्त रूप में स्थापित नहीं हो पाती है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो आपकी विफल हो जाती है। इसके बाद फिर 1962 में जिला परिषदों के गठन की बात की गई। 1985 में 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था फिर से लागू की गई। एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, पीके थुंगन कमेटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोर पॉलिटी में, है ना। तो जीवीके राव कमेटी के बारे में पढ़ा होगा, तो वो पढ़ के चले जाइएगा एक बार, है ना। छोटी छोटी सी चीजें हैं और वो कोर पॉलिटी का पार्ट है आपका। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1977 जब चल रहा था, तो उस समय जो है इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो एक कमेटी आई थी, इसका नाम याद रखिएगा अशोक मेहता। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वहां पर अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था और इन्होंने बोला था कि जिला और निम्न स्तर के जो आपके आयाम है वहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। एक्चुअली यहां पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही थी। क्यों? क्योंकि 1970 के दशक से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है भारतीय राजनीतिक दौर में प्रशासन के अंतर्गत देखा जाता है इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, तो इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। उसके बाद 1986 में एलएम सिंघवी जी की कमेटी बनती है और इन्हीं को जो है आधार माना जाता है जो हमारे यहां संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज को, है ना। तो यही सबसे बड़ी इनकी विशेषता है। इसके बाद पीके थुंगन कमेटी के बारे में भी देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपकी। तो इन्होंने जो है पंचायती राज संस्थाएं थी उनका रिव्यू किया, उन पर कमियों पर विचार किया और अपनी जो है जो सिफारिश दी थी जो है वो यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर बताया इन्होंने कि अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया जाना ये प्रॉब्लम है, अनियमित है, इसके चुनाव वगैरह रेगुलर नहीं होते, इनके पास जो है फाइनेंशियल जो है आपका डोमेन नहीं है, वित्तीय संस्थान नहीं है, तो किस तरीके से ये स्वायत्त रूप से जो है शासन में अपनी भागीदारी कर पाएंगे, ये सब चीजें ये बता रहे थे। दलगत राजनीति का प्रभाव है ना, हस्तक्षेप ज्यादा है, लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है, निर्धनता है, नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो है उनके प्रति रवैया जो है कोऑपरेटिव नहीं है। ये सब चीजें इन्होंने बताया था और इन्होंने भी बताया कि इसीलिए इसको संवैधानिक स्तर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। तो 1989 में जब हमारे पीएम राजीव गांधी थे तो उस समय जो है फिर से स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को जो है पुनर्जीवित करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और उसी के अंतर्गत 1989 में जब मानसून सेशन चल रहा था तो 64th अमेंडमेंट लाया गया, उसी के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये फिर इसको कानूनी दर्जा नहीं मिलता। उस समय बहुत सारी देश में समस्या चल रही थी। आप देखेंगे कि 90 का दशक जो है बहुत अशांत था, है ना। बाबरी वगैरह भी हमारे यहाँ मतलब रीजन से रिलेटेड चीजें जो है ना, रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं और रीजनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा उस समय क्या हुआ था, बढ़ गया था, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि फिर से 1992 में नए विधेयक के रूप में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। 73rd अमेंडमेंट जो है वहां पर लाया जाता है और फिर ये पास हो जाता है। तो फाइनली जो है ये दोनों सदनों से पारित हो जाता 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। और इसीलिए पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ग्राम के स्तर पर होगा, एक मध्यवर्ती जिसको ब्लॉक बोलते हैं, तीसरा जिला स्तर पर होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष का चुनाव इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होगा और ग्राम स्तर पर आप देखेंगे तो सरपंच वगैरह का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। और इसमें जो आपके वंचित वर्ग हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक समावेशन इसके द्वारा किया गया, तो जो SC ST और जो आपकी महिलाएं हैं, है ना, तो उनको जो है यहां पर आरक्षण दिया जाएगा सीटों पर। तो यह बोला गया था कि 1/3 मतलब लगभग 33% स्थान जो होंगे वो महिलाओं के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। और यहां पर यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा, उसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव लाया जाएगा, है ना, मतलब चुनाव करवाया जाएगा।
ठीक है। इसके बाद वित्त व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी जो है वित्त आयोग वगैरह की व्यवस्था है वहां पर, नॉर्मल सी चीज है। इसमें केंद्र सरकार जो है उसमें नियम वगैरह बनाती है, उसके बाद स्टेट उसको लागू करता है। अब एमपी में जो पंचायती राज है, मैंने पहले ही बताया आपको कि 1957 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति के एक अध्ययन से जो है वहां पर कानून बनाने की शुरुआत होती है। 1962 में जो है इस तरीके का एक अधिनियम लाया भी जाता है। उसके बाद फिर बीच में 81 में भी लाया जाता है, इसकी चर्चा हमने कर लिया। और फाइनली जो है 30 दिसंबर 1993 में जो है नया पंचायत अधिनियम जो है वो यहां से पारित किया जाता है। और इसमें जो है बाद में 2001 और 2004 में जो है इसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि संशोधन जब हुआ तो विधेयक को जो फिर से मतलब पारित किया गया तो वो डेट आपकी 30 दिसंबर 1993 है। 1962 में काशी प्रसाद पांडे समिति जो है बनाई गई थी, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसी के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू हुआ था, ठीक है। और 1981 का जो मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम था उसमें यह व्यवस्था थी कि यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 73वां जो संविधान संशोधन आता है उसको क्रियान्वित करने का, और जो 74th भी आता है, कोई भी एक्ट आता है तो उसको लागू करने में एमपी जो है फर्स्ट नंबर पे रहता है। तो इसको जब लाया गया तो वो डेट आपकी 29 दिसंबर 1993 थी, और इसको जब राज्यपाल की स्वीकृति मिली तो वो डेट आपकी 24 जनवरी 1994 है, ठीक है। और इसको फाइनली लागू कब से किया गया तो 20 अगस्त 1994 है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर जो है अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया, ये सब बातें की जा रही। तो यहां पर सेकंड संशोधन बताया जा रहा है 23 दिसंबर 1994 को किया गया, नॉर्मल चीज है यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा हुआ वो 19 दिसंबर 1995 को किया, और इसमें यह बताया गया जो तीसरा संविधान संशोधन की ग्राम सभा की जो बैठक है उसको अनिवार्य बना दिया गया। सेकंड जो संशोधन किया गया था उसमें बोला गया था कि जो जिला और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं उनको शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो जनपद और जिला पंचायत है उनको स्थायी समितियों की संख्या के निर्धारण का अधिकार दिया गया था, और उसमें विषय कौन से रखे जाएंगे उसके भी परिवर्तन का अधिकार दिया गया था। इसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट 28 दिसंबर 1996 किया गया, और इसमें बताया गया कि जो आरक्षण है वो जो व्यवस्था है आरक्षण की वो तर्क सम्मत है, रैशनल है। इसके बाद 2001 में जो अमेंडमेंट किया गया इसके बाद जो है इसका नाम जो है एक्ट का मध्य प्रदेश पंचायती राज कर दिया गया, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इस संशोधन का, तो ग्राम सभा को और ज्यादा सशक्त बनाना है ना। और इसके अनुसार जो है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था लागू की गई, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के रूप में, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जो ग्राम पंचायत बनाई जाती है तो उसके आधार क्या है, मतलब आधार क्या है, तो देखिए शर्तें याद रखिएगा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की और फिर जनपद पंचायत की और फिर उसके बाद जिला पंचायत की, तो शर्तें क्या हैं, तो न्यूनतम जो जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए वो 1000 से अधिक होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद सेकंड टियर पे जाएंगे जनपद पंचायत पे, तो इस पे जो जनसंख्या है 5000 से अधिक होनी चाहिए, और जो जिला पंचायत है वहां पर जो है जनसंख्या 50000 से अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या का आयाम ये हो गया। अब ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा, सरपंच होगा। इसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। जिला पंचायत की बात करें अगर हम, तो इसमें जो है आपके इसके प्रमुख कौन होंगे, तो जिला अध्यक्ष होंगे, और इनकी भी उम्र 21 वर्ष है न्यूनतम। और जनपद पंचायत की बात करें जो आपका मध्यवर्ती स्तर पर है, इसके अध्यक्ष आपके जनपद अध्यक्ष होंगे, और इनकी भी आयु न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है। तीनों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष है। और यहां पर वार्डों की बात करें तो ग्राम पंचायत में वार्ड की जो व्यवस्था की गई है 10 से 20, और यहां पर जो जनपद पंचायत है इसमें जो वार्डों की व्यवस्था की गई है 10 से 25, और जो आपकी जिला पंचायत है इसमें वार्डों की व्यवस्था की गई है, जो वार्ड होते हैं आपके 10 से 35। नॉर्मल सी चीज है, वही चीज यहां पर बताई गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर एमपी में बात किया जाए कि भैया ग्राम पंचायत कितने हैं, है ना, जिला पंचायत कितने हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी हमको एक बार देख के जाना है। कंटेक्चुअल पार्ट है, जैसे यहां पर लिखा गया है यहां पर, है ना, कि 313 जनपद पंचायत है ना, तो ये देख लीजिएगा। ग्राम न्यायालय ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन बनाया था। एक्चुअली जो ग्राम न्यायालय अधिनियम लाया गया वो इसलिए लाया गया कि जो आपके बहुत सारी पेंडेंसी है उसको दूर करना है। हमारे न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह है कि न्याय बहुत देर से आता है, तो उसको नेचुरल जस्टिस नहीं माना जाता, वो अपने आप में अन्याय माना जाता है, ठीक है। तो
तो ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश जो ग्राम न्यायालय अधिनियम लाया गया वो 1996 के जो आपके आयाम है उसके अंतर्गत जो है लाया गया और 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना जो है एमपी में की गई। और प्रथम जो ग्राम न्यायालय था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नीमच जिले की ग्राम पंचायत झातला जो एक जगह है वहां पर स्थापित किया गया। और भारत सरकार के द्वारा जो प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना किया गया था एमपी में, वो आपका 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में किया गया था। इसके बाद यहां पर जो 1993 की जो हमारा मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक है उसकी प्रमुख विशेषताएं यहां पर बताई जा रही हैं। तो इसमें वही चीजें हैं कि भैया 1990 में जो ग्राम पंचायत को पटवारी हलकों के लिए स्थापित करने का प्रावधान था, लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट आया तो उसमें बताया गया कि ग्राम समूहों को ग्राम के रूप में अधिसूचित कराने का प्रावधान किया जाएगा और वहां पर ग्राम पंचायत गठित की जाएगी, है ना। इसके बाद ये जो आयाम है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार आप लोग रीडिंग मार लीजिएगा। अब पंचायतों के प्रमुखों का निर्वाचन की बात करें तो याद रखिएगा कि अगर हम सरपंच की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात करें तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अब यहां पर यह याद रखिएगा कि जैसे आप नगर निकाय जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो महापौर की व्यवस्था है तो एमपी में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान सन 2000 से कर दिया गया है। अब यहां पर जो मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं वो याद रखिएगा। अगर चुनाव की बात करें, विधानसभा में चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। सरपंच का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्यों? क्योंकि चुने हुए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने बीच में से करते हैं, तभी वहां पर पैसा चलता है। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें वो भी अप्रत्यक्ष है। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें वो भी अप्रत्यक्ष है। नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष है। लेकिन महापौर की जो व्यवस्था की गई है यहां पर, उसमें जो है आपका अमेंडमेंट के बाद अब जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। पार्षदों को भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और पंचों को भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है पंचायतों में आरक्षण की बात किया जा रहा है। तो यहां पर जो SC ST और महिलाओं की बात थी 1993 में, तो उसमें बोला गया था कि 20% जो आपके पद होंगे वो ग्राम पंचायत के पंच पद में 20% और तीनों स्तरों की पंचायतों के प्रमुखों की बात कर रही है की जाए तो उसमें 10% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। पिछड़े वर्गों के लिए पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे यहां पर, है ना। तो 74th अमेंडमेंट की बात करेंगे हम लोग यहां पर, जो मेन है। अब देखिए यहां पर आर्टिकल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल याद करने का ना एक साइंस होता है, बिल्कुल जो है सिस्टमैटिक जो है संविधान बनाया गया है। जब आप देखेंगे तो जैसे पंचायतों की अगर व्यवस्था की गई होगी तो सबसे पहले उसमें उसकी परिभाषा दी गई होगी। तो आर्टिकल जब 243 देखेंगे तो उसमें पंचायतों की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन आ गई तो फिर सबसे पहले उसमें ग्राम सभा की बात की गई, तो ग्राम सभा जो है 243 सब क्लॉज ए में है। अब सब क्लॉज में चलेगा, है ना। तो 243 बी में क्या है, तो अब बी में जो है आपके पंचायतों के गठन की बात है। सी में बात करें तो क्या है, तो पंचायत की संरचना की बात की गई है। 243 डी की बात करें तो उसमें आरक्षण की बात की गई है। ऐसे ही उधर जो है टी में बात की गई है ना। तो डी में बात किया गया है, यहां पर 243 डी की बात कर रहे हैं। ये सब 243 का सब क्लॉज चल रहा है आपका, ठीक है ना। 243 अगर हम ई की बात करें, ई की, तो पंचायतों की अवधि की बात की गई है। उसके बाद सदस्यों के लिए योग्यताएं जो है उसकी बात एफ में की गई है। जी में जो है पंचायतों की शक्तियों की बात की गई है। पंचायतों की जो कर शक्तियों की बात की गई है वो एच में की गई है। आई में जो है आपका 243 आई में वो राज्य के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब वित्त आ गया तो उसके बाद लेखांकन होगा, तो जे में जो है आपके लेखांकन की बात की गई है। पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा, इसकी व्यवस्था कहां पर की गई है, 243 के। इसीलिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग भी इसी के अंतर्गत जो है पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों को यह लागू होगा, उसकी व्यवस्था कहां पर है, एल में है। उसके बाद 243 एन में यह बोला गया था कि प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर, जब ये लाया गया, पारित करवाया गया ये कानून, तो उसके बाद 1 वर्ष के भीतर जो है पंचायती राज्य हर राज्य जो है वो लागू करेगा। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको कब लागू किया था, तो वो डेट याद रखिएगा, मतदाता दिवस का डेट है आपका 25 जनवरी 1994। ये डेट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद नगरीय स्थानीय स्वशासन की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर भी समझ लीजिए कि अगर नगरीय स्तर पे बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की, तो उसके भी 3 टियर हैं। सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत होगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो नगर पालिका होगी,
और सबसे बड़े स्तर पे कौन सा होगा? नगर निगम होगा। ये सब जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है, नगर निगम होगा। ठीक, तो नगर पंचायत के लिए जनसंख्या का प्रावधान कितना है? 5 से 20,000 और 50,000 से 3 लाख तक जनसंख्या होगी तो वहां क्या होगा? नगर पालिका। और अगर 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहां पर नगर निगम होगा। वार्ड संख्या नगर पंचायत में बात करें तो 10 से 20 है, नगर पालिका की बात करें तो 20 से 40 है, जस्ट डबल, और यहां पर भी डबल ही है, 40 से 85 है। अब नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रमुख कौन होगा? अध्यक्ष होगा। नगर पालिका का प्रमुख कौन होगा? तो अध्यक्ष होगा। लेकिन नगर निगम का अध्यक्ष कौन होगा? तो मेयर, जिसको बोलते हैं, महापौर होगा। इनके भी कार्यकाल सबके 5 वर्ष है और इनके लिए भी न्यूनतम आयु का प्रावधान 21 वर्ष रखा गया है, याद रखिएगा, है ना। मतलब एज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सरपंच और उप सरपंच के लिए पूछा जाए तो 21 वर्ष है। महापौर के लिए जो है अभी अमेंडमेंट करके जो है उसको 25 वर्ष कर दिया गया है, याद रखिएगा, है ना। और जो आपका मुख्यमंत्री और विधायक के लिए जो उम्र है वो तो सीधा लोकसभा वाला प्रावधान याद होगा, 25 वर्ष है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। अच्छा, एक फैक्ट और आता है, कमला जॉन और कमला बुआ के नाम, कमला जान या जॉन बोलते हैं उनको, और एक आपकी कमला बुआ है ना। ये किन्नर थे। और अगर बात किया जाए सन 2000 में कटनी जो जिला है वहां से देश की पहली किन्नर जो महापौर बनी थी वो कमला जॉन थी। उसके बाद 2009 में जो सागर वाला क्षेत्र है आपका, सागर बुंदेलखंड वाला क्षेत्र सागर का, तो वहां से पहली किन्नर महापौर कौन बनी थी? कमला बुआ बनी थी, है ना, याद रखिएगा। देश की पहली ये है, सागर की पहली ये है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक, अब अगर ग्राम सभा की बैठक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में पिछली बार, तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करते हैं ग्राम सभा की, ठीक है। और अगर सरपंच नहीं होगा तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा, है ना, डेप्यूटी सरपंच जो उप सरपंच होगा। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर जो सबसे वरिष्ठ पंच होगा, क्योंकि पंचों को भी डायरेक्टली चुना जाता है, तो जो पंच होंगे जो है उसके द्वारा जो है वहां पर उसकी अध्यक्षता की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार जो है सरपंच के पास है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पर नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगर पालिका अधिनियम जो है एमपी का जब पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले जो है 1956 में लागू किया गया। इसमें नगर निगम जो है उनके गठन का प्रावधान था। इसके बाद फिर समिति वगैरह बनाई गई और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो है 1961 में पारित किया गया, है ना। उसके बाद फिर फाइनली जो इसको संवैधानिक आधार मिला, संवैधानिक दर्जा मिला, वो आपका 1992 में 74वें संविधान संशोधन के अनुसार मिला, जिसके द्वारा 12th नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया और पीआरआई से 11th नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये भी जो है 1994 में पारित किया गया था। इसमें भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 40 से 70 होगी। और इसमें राज्य सरकार जो है 6 स्पेशलिस्ट लोगों को भी वहां पर मनोनीत करेंगे, मनोनयन का प्रावधान है। और जो इस उस क्षेत्र के अंतर्गत जो नगर निगम वगैरह होता है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विधायक सांसद आएंगे वो उसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में अभी 16 नगर निगम है, इनके नाम देख जाइएगा आप लोग। सबसे पुरानी और पहली जो है जबलपुर को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नगर पालिका की बात करें तो मैंने आपको जनसंख्या का आधार बता दिया है ना। और नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ये आपका, ठीक है। इसके बाद नगर परिषद की बात करें, है ना, तो इसमें जो आपके सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो 2 विशेषज्ञों का किया जाता है। सदस्य संख्या 15 से 40 होती है और जो भी संबंधित क्षेत्र के विधायक होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। वर्तमान में 264 नगर परिषदें कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं। 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रतिनिधि इकाई का आयाम मान के उनको व्यापक अधिकार सौंपे गए मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अंतर्गत एक सचिव की भी व्यवस्था की जाती है ना, जिसे 12 सितंबर 1985 से डाइन कैडर घोषित किया गया था, मतलब जिसको समाप्त कर दिया गया था, तो वापस से अब ग्राम सचिव की व्यवस्था आ गई। तो एक तरीके से समझिए कि एक जो है आपका वो आपका क्या है, विधायिका का प्रमुख हो गया, जैसे सरपंच हो गया, और उसको हेल्प करने के लिए जो बिल्कुल पैरेलल चलती ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें आपका सेक्रेटरी होता है, पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, आप लोगों को पता होगा, वो ऑडिट वगैरह का काम करता है। इसके अलावा 30 मार्च 2007 से पंचायत और जो स्थानीय निकाय हैं इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उसके अंतर्गत पहला राज्य भारत में बिहार है,
उसके बाद सेकंड में इसमें थोड़ा पिछड़ गया एमपी, नहीं तो सब में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। तो एमपी सिर्फ नियम कानून लाने में फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर देखें तो ग्राम पंचायतों को पर ईयर अच्छे काम के लिए पुरस्कृत वगैरह भी किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। 87 से ये काम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि 1993 की जो धारा 77 थी उसके अंतर्गत ग्राम सभा जनपद पंचायत को करारोपण का अधिकार दिया गया, टैक्सेशन का। लेकिन इनका जो आपका एक तरीके से स्फीयर देखेंगे, उनका जो आयाम है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है टैक्सेशन का, कर का, वो बहुत सीमित है। और फाइनेंस की जो है वो वास्तविक रूप में बहुत समस्या है थर्ड टियर के जो भी आपकी बॉडी है हमारे यहां, ठीक है। अब यहां पर बताया गया कि वाणिज्य कर पर 10% और जो सेस लगाया जाता अधिभार, तो उससे जो आय होगी उससे 30% जो उसका भाग होगा वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और 8 अगस्त 2004 से ग्राम सचिवालय की भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले नगर निगम का गठन कहां हुआ था, तो मैंने पहले ही बताया आपको, जबलपुर में हुआ था 1864 में। ग्वालियर नगर निगम जो है 1887 में बनाया गया। और प्रथम नगरीय संस्था जो बनाई गई थी वो 1907 में किस नाम से, मजलिस ए इंतजामिया के नाम से। और मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में 1907 में बनाई गई थी, मैंने पहले भी ये फैक्ट्स बताए हैं आपको। भोपाल नगर निगम जो है 1983 में भोपाल नगर परिषद के 56 वार्डों को मिलाकर गठित किया गया था। और जो पहली किन्नर महापौर हैं वो कटनी जिले से थी, कमला जान। और कमला बुआ जो है सागर क्षेत्र से बनी थी 2009 में, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।